ध्यान देना। सवाल नंबर 7 में बोला है कि एक दिल्ली का एक चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में कुछ हिरन है और कुछ जो है वो बतख है। ठीक है, बड़ा ही फेमस टाइप का सवाल है ये। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि एलिगेशन को और दूसरा क्या तरीका हो सकता है जिससे कि एलिगेशन लगता है। ठीक है, दिल्ली के एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन है और कुछ बतख है। ठीक है, जब हमने काउंट किया उनके सिरों की संख्या निकल कर आई 80, और जब हमने उनके पैर काउंट किए तो पैरों की संख्या निकल के आई 260। ठीक है, सवाल आपसे पूछा है कि बताइए कि चिड़ियाघर में कितने हिरन मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो एलिगेशन लगाने का एक और दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा आपको इस्तेमाल करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए ध्यान देना बच्चों, यहां पर मैं बेसिक नहीं बता रहा हूं। ठीक है, कैसे करना है। अब देखो, अब यहां से थोड़ा सा आपको पहले तो ये भी सोचने की आवश्यकता है कि एलिगेशन लगेगा किस चीज पे। ठीक है, सिर पे, पांव पे, दोनों में से किस चीज पे लगेगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यहां पर सिर पे लगेगा, पांव पे लगेगा। तो आप एक बार खुद सोचो कि 80 अगर सिर निकल रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है भाई, हिरन और बतख के, कोई भी हिरन या बतख में ऐसा तो है नहीं ना कि 2-2 या 3-3 या 4-4 सर होंगे, सबके पास एक ही सर होगा। यानी कि जितने सिरों की संख्या है उतने ही आपके जानवरों की संख्या हो गई। चलो ठीक है, अब यहां पर पैरों की बात करते हैं। तो ये बताइए कि हर एक बतख के पास कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और हर एक हिरन के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। बताइए कि 2 हेड पर बतख, 2 लेग्स पर बतख एंड 2 लेग्स पर डियर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि जो पैर हैं वो जानवरों के रेस्पेक्ट में, जानवरों की संख्या के रेस्पेक्ट में है। तो इस हिसाब से हमारे पैर के ऊपर आपका एलिगेशन लगेगा। तो ये बताइए कि एक तरफ हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ लिख लेते हैं डक और दूसरी तरफ लिख लेते हैं डियर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर कितना? 4। ठीक, अब मेरी बात बताना, ये बताओ कि एक बतख के 2 पैर हैं, एक हिरन के 4 पैर हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ पे ये पर हेड का वैल्यू है। एक चीज और आपको एलिगेशन में याद रखना है कि तीनों जगह पे जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परसेंटेज हो तो यहाँ पे आपका किलोमीटर पर आवर हो, यहाँ पर, मतलब तीनों जगह यूनिट अलग अलग नहीं हो सकती, तीनों जगह यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बताओ ये 2 पर हेड है, ये 4 पर हेड है। ठीक है, तो ये बताओ कि टोटल आपके पैर जो है 260 है, लेकिन अगर पर हेड पैर निकालेंगे तो 260 पैर कितने जानवर के? 80। तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। मैंने यहाँ पे इसीलिए देखो बीच में एवरेज लिखवाया था। तो ये कितना आएगा? ये 13/4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 13/4 आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं। जब आप इसमें एलिगेशन लगाओगे तो बताओ 4 में से 13/4 गया तो बताओ 3/4 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, और 13/4 में से 2 गया तो बताइए 4 दूनी 8, 13 में 8 गया, 5/4, ये कैंसिल हो गया तो 3 और 5 का रेशियो आ गया। तो 3 और 5 का रेशियो आ गया तो बताइए 3-5 के रेशियो में अगर हम 80, अब मुद्दा ये उठता है कि बांटे किस चीज को। तो ये बताइए कि ये जो आपका 2 है ये पर जानवर है ना, यानी कि ये जो पैर है ये किसके रेस्पेक्ट में? जानवर के रेस्पेक्ट में। यानी कि 3 और 5 के रेस्पेक्ट में हम लोग 80 जानवरों को बांटेंगे तो इस हिसाब से 30 आपके बतख हो जाएंगे और 50 आपके हिरन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ कि हमारा सवाल के अंदर हिरन की संख्या पूछी गई थी, तो इस हिसाब से हमारा उत्तर होना चाहिए ए ऑप्शन, है ना। चलिए, एक तो देखो ये तो एक तरीका होता है कि एलिगेशन आप ऐसे लगा लिए। ठीक है, एक और तरीका है एलिगेशन लगाने का, वो जानते हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए, बहुत ही सिंपल यही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो देखो क्या तरीका है। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका क्या है, एक तरीका आपका ये है कि
जैसे ये बताओ कि टोटल अगर आपके जानवर 80 थे, है ना, और मैंने कहा कि सारे के सारे 80 जानवर आपके बतख होते, ठीक है। अब यहाँ पे सारे जानवर मैं मान रहा हूँ, ठीक। अगर पूरे 80 जानवर बतख होते तो 80 दूनी 160 पैर मौजूद होते कि नहीं होते, यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि सारे जानवर आपके हिरन होते, तो बताओ एक हिरन के पास 4 पाँव है, तो पूरे 80 हिरनों के पास कुल मिलाकर कितने पाँव हो जाएंगे, तो 320, वो यहाँ लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर 260 को पर हेड से डिवाइड नहीं करना, मतलब 80 से डिवाइड नहीं करना, है ना, क्योंकि ये भी 80 का है, ये भी 80 का है, तो ये भी तो किसका है, ये भी तो 80 का हो गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 260, और यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो बताओ 320 में से 260 गया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो अब बताइए, सॉरी 40 और 20 60, और 260 में 160 गया, तो ये कितना हो जाएगा 100, 2 दिया और 2 बचे, तो देखो 3 और 5 का रेशो आया कि नहीं आया, यानी कि 30 और 50, तो आंसर वही आता है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा ये चीज़ जो है उसके कंपैरिजन में आसान हो जाती है। बाकी देखो भाई, आपकी इच्छा है, आपको जैसे मन करे आप वैसे लगाइए, ठीक है। वैसे तो देखो, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है। एक और तरीका भी है, उसको भी आप लोग जान ही लीजिए, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर वो जो आपको अभी मैं जो बताऊंगा वो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन में लगाने हैं, ठीक है, जिसमें ये सर पाँव वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि देखो सर पाँव वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या है तरीका, ये जानिए, ध्यान देना, यानी कि इस हिसाब से हमारा ये तीसरा तरीका हुआ, ठीक है। ये बताओ, सर है 80, तो सिरों की संख्या को 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा 160, और पैरों की संख्या 260, इसको 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो ये कितना आएगा 130, तो अंतर कितना आएगा 30 का आया। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर इस वाले तरीके में ये जो अंतर आता है, ये वो जानवर होते हैं जिसके पास पैरों की संख्या कम है, तो इस हिसाब से बताइए, यानी कि जो 30 है ये कौन है बताइए, तो पैर किसके पास कम होते हैं, आपके डक यानी बतख के पास, यानी कि ये जो 30 है ये आपके बतख हो गए, तो 50 हिरन हो गए, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब 7 नंबर के बाद अब हमारा आता है सवाल नंबर 8, ठीक। कोशिश करिए 8 नंबर सवाल आप करने की। तो 8 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 8, चलिए अब देखिए सवाल नंबर 8 काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, जिसमें कि एक कोई भी बैट्समैन है, उसने जितने भी स्कोर मारे हैं सारे स्कोर उसने चौके और छक्के के रूप में मारे हैं, ठीक है, या तो चौका है या तो वो छक्का ही है, ठीक है। और ये बताइए उसने टोटल जो रन मारे हैं वो कितने मारे, 94 रन मारे हैं, ठीक है। और इस हिसाब से उसने टोटल शॉट जो मारे थे कितने मारे थे, 19 शॉट मारे थे। अब इस 19 शॉट में कुछ चौके भी हैं और कुछ छक्के भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने चौके हैं और कितने छक्के हैं, हमें यही पता करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताइए कि इसने कितने छक्के मारे। चलिए, तो एक तरह से ये सवाल बिल्कुल इसी के जैसा हो गया, ठीक है। तो इस्तेमाल करते हैं इसको। अब एलिगेशन का जो मैं दूसरा वाला तरीका बताया हूँ ना, मैं वही वाला इस्तेमाल करके इस सवाल को मैं कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा, ये हम लोग 8 नंबर सवाल अपना कर रहे हैं, ठीक है। ये बताइए, चौका छक्का, ठीक, अगर मान लो 19 शॉट मारे, अब 19 शॉट में सारे के सारे चौका ही होता, तो जाहिर सी बात है 19 शॉट में सारे अगर चौका होता तो 19 चौके यानी कि 76 रन बनते कि नहीं बनते, बोलो हाँ या ना। भाई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो अब सुनो, 19 शॉट, ध्यान से सुनना, अगर 19 शॉट आपके सारे के सारे छक्के वाले हो जाए,
ठीक है ना भाई। 19 शॉट अगर सारे के सारे आपके छक्के वाले हो जाए तो आप मेरे को बताओ कि 19 छक्के कितना होता है, 114। तो इसका मतलब फिर 114 स्कोर निकल के आता कि नहीं आता, ठीक। लेकिन एक्चुअल में स्कोर उसके निकल के कितने आए थे, 94। लगाओ एलिगेशन। 114 और 94 का अंतर कितना होगा, तो बताओ। 114 और 94 का अंतर, तो 94 10 और 20 यानी कि 20 का अंतर, और 94 और 76 का अंतर कितना होगा, तो 14 में 6 गया 8 और 8 में 7 गया 1। तो बताओ कि इस हिसाब से हमारा रेशियो कितना आएगा। तो भाई कुछ नहीं तो 2 से कट रहा है, और 2 से ये 10 बार में और ये 2 से 9 बार में, तो 10 और 9 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये 10 और 9 के रेशियो में बांटे किस चीज़ को, 94 रन को बांटे या 19 शॉट को बांटे। तो भाई इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक शॉट में 4 रन, यानी कि 4 रन पर शॉट, यानी कि आपका यहाँ पर ये जो रेशियो है ये शॉट का रेशियो है। तो 10 और 9 19 होता है। तो अगर मैं 19 मतलब बांटूंगा 19 को, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रेशियो जो है वही आपका शॉट भी हो गया, यानी कि 10 शॉट चौका के हैं और 9 शॉट किसके हो गए, छक्के के, ठीक है। लेकिन सवाल में आपसे ये बोला है कि छक्का उसने मार के कितने रन बनाए, ठीक है। तो आप बताओ कि उसने छक्के मारे कितने, 9, और अगर 9 छक्के मारे तो इस हिसाब से 9 × 6 यानी कि 54 रन उसने किससे, छक्के से बनाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो सवाल नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने चलते हैं सवाल नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से। सवाल नंबर 9, आसान सा ही सवाल है खैर। देखिएगा सवाल नंबर 9। अब देखिए 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए के वाहन हैं और कुछ 4 पहिए के वाहन हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कितने 2 पहिया वाले हैं और कितने 4 पहिया वाले वाहन हैं, ठीक है। चलिए अब बताओ कि जब हमने नगर पालिका के पार्किंग का जो मालिक है उसने जब उसके चक्कों को गिना, टायर को गिना, तो टोटल 520 टायर है। लेकिन जब उसने गाड़ियों की संख्या गिनी तो टोटल 175 गाड़ियाँ आई, ठीक है। सवाल में आपसे ये भी बोला है कि अगर किसी भी गाड़ियों में स्टेपनी नहीं है, अब स्टेपनी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि स्टेपनी के चक्के तो लेने ही नहीं है ना। तो सवाल आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि 2 चक्के वाली कितनी गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। ये भी तो सवाल बिल्कुल वैसा ही हो गया जो वो 2 पैर और 4 सिर और मतलब जो भी है ना, वो जो अभी हमने दिल्ली का चिड़ियाघर वाला जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी हम लोग एलिगेशन अभी कर रहे हैं, तो भाई हमारा पहला मोटिव यही है कि हम लोग एलिगेशन सही करें, ठीक है। चलिए अब बताओ कि ये बताइए कि यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ये मैंने लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए कि भाई अगर 175 गाड़ियां हैं और 175 गाड़ियां सारी की सारी 2 व्हीलर वाली हो जाए, अगर 175 गाड़ियां सारी की सारी 2 व्हीलर वाली हो जाएंगी तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि 175 दूनी टोटल कितना हो जाएगा, 350, है ना। तो ये बताओ कि 350 गाड़ियाँ जो 350 जो टायर हैं वो हो जाएंगे टोटल, ठीक। इसके बाद अब मेरे को बताओ कि अगर उसमें 4 चक्के वाली सारी 175 हो जाए तो कितना आएगा, तब 700 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में टायर की संख्या वहाँ पे थी कितनी, 520 थी। लगाओ एलिगेशन। तो 700 में से 520 गया, ठीक है। 700 में से 520 गया, तो बताओ 700 में से 520 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। तो 80 और 100 यानी कि 180, और ये कितना आएगा अंतर, तो यहाँ पर आपका अंतर आ जाएगा कितना,
ये 0, 12 में 5 गया 7, 4 में 3 गया 1, ठीक। तो 18 और 17 का रेशियो आपका बनेगा। तो 18 और 17 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे किसको, है ना। तो ये बताइए कि ये गाड़ियों की संख्या का रेशियो होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बताइए 18 और 17 जो होता है, तो 18 और 17 होता है 35, ठीक है। तो 35 बराबर 175 गाड़ी, तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा कितना, 5 बार में, 5 बजे 5 से 15 17, ठीक है। 1 अगर 5 बार में तो 17 85 के बराबर और 18 90 के बराबर, ठीक है। अब सवाल ने पूछा था कि दो टायरों वाली गाड़ियाँ, तो 2 टायरों वाली गाड़ियाँ, तो इसका मतलब बताओ 2 टायर वाली कितनी हो गई 90, यानी कि सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा 90, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। बाकी देखिए वो जो दिल्ली जू वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने जो तीसरा मेथड बताया था उसको आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है। आप लगा के करके देख लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए कमेंट वगैरह करते रहा करो यार, है ना, थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा लगता है ना, और हमें थोड़ा पता भी चलता रहता है कि कैसे कैसे चीज़ों को, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, वो भी चीज़ें थोड़ा सा पता लगता है। और वीडियो को मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, है ना, और वीडियो बहुत कम बच्चे ही देख भी रहे हैं। तो ऐसा मत करो, इतनी मेहनत से हम लोग अगर वीडियो आपको दे रहे हैं तो आप उसको शेयर करो, है ना। देखिए पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो का अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको फिर दोबारा इधर उधर कुछ नहीं करना, बस आप बुक उठाइए कोई भी और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने चलते हैं सवाल नंबर 10 के ऊपर, ठीक। सवाल नंबर 10, तो सवाल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है कि एक एग्जाम हुआ, ठीक है। उस एग्जाम में अगर तुम सही जवाब देते हो तो तुम्हें 5 नंबर मिलते हैं, और अगर तुम गलत जवाब देते हो तो 2 नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। ये बिल्कुल सवाल वैसा ही है जो आप पेपर देते हो। आप पेपर देते हो तो उसमें भी क्या होता है कि अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो तो सही के लिए 2 नंबर मिलते हैं सीजीएल वगैरह में, और अगर आप गलत कर जाते हो तो उसका 1/4 कट जाता है। चलिए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये कि सही के लिए 5 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 2 नंबर कटेंगे, ठीक है। और सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर 90 क्वेश्चन किए गए हों, तो 90 क्वेश्चन किए गए हों और बच्चे ने 387 नंबर पाए हैं, ठीक है, और उसने सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हो, तो बताइए कि गलत सवाल बच्चे द्वारा कितने गलत सवाल किए गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, रॉन्ग सवाल और राइट सवाल पहले तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं भाई बच्चा विद्वान है, मान लो कि बच्चा विद्वान है, देखिए अगर बच्चा विद्वान है तो सारे सवाल गलत करके आएगा, ठीक है ना, बात को समझिएगा। एक विद्वान बच्चा ही सारे सवाल गलत करके आ सकता है, नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा सारे सवाल गलत, ठीक है। सवाल अगर सारे सही वही कर सकता है जो विद्वान हो, सवाल सारे गलत भी वही कर सकता है जो विद्वान हो, ठीक है। आप सोचिएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए आप सोचिएगा, हम लोग सवाल करते हैं। अब बताओ कि टोटल अगर 90 सवाल थे और हर एक सवाल उसने गलत कर दिए, यानी कि पूरे 90 सवाल उसने गलत कर दिए, तो 90 सवाल गलत करेगा तो ये बताइए कि उस हिसाब से उसको नंबर कितने मिलेंगे, -180। क्यों -180, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर वो सारे के सारे सवाल सही कर दे, यानी कि पूरे 90 सवाल उसने सही कर दिए, तो 90 सवाल अगर सही करेगा तो 90 बचे, यानी कि 450 मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा जा रहा है कि एक्चुअल में बच्चे ने 387 नंबर ही पाए हैं, यानी कि वो मीन हो गया, ठीक है, उसको बीच में लिखना है, ठीक है। अब इसमें एलिगेशन लगाओ, तो बताओ कि अब इधर से इधर घटाओगे तो भाई 10 7 3 और 4 14 8 यानी कि 6 यानी कि 63 आ गया। क्लियर है बात? अब मेरी बात सुनो, अब इसमें से इसको घटाओ। देखो जब इसमें से इसको घटाओगे तो एक प्लस में से जब माइनस वाले को घटाया जाता है तो एक्चुअल में प्लस हो जाता है, तो यानी कि ये दोनों ही प्लस हो जाएगा। तो ये 7
और 8 8 16, 3 1 4 1 5, यानी कि 567। ठीक, अब देखते हैं कि ये जाएगा किससे। ठीक है, 7 से जा रहा है, तो 7 से 9 बार में, 7 से 7 बटे 81 बार में। ठीक है, 9 से 1, 9 से 9। अब 1 और 9 के रेशियो में 90 सवालों को अगर आप बांटते हो बच्चों, तो बताओ कि 1 और 9 कितना होता है? 10। 10 बराबर 90, 1 बराबर 9, 1 बराबर 9, 9 बराबर 81, यानी कि 9 सवाल गलत और 81 सवाल उसने सही कर डाले। सवाल में पूछा था कि गलत सवाल कितने, तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 10 नंबर हमारे सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर सवाल की तरफ। और 11वां नंबर सवाल आप लोग एक बार पढ़ लो, देखो क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 5,000 रुपये जो आपके बने हैं, 5,000 रुपये जो बने हैं वो 85 करेंसी नोट से बना है। इसका मतलब ये है कि टोटल 85 नोट्स हैं। ठीक है, और उस 85 नोट्स को मिलाकर 5,000 रुपये बन रहा है। हाँ, लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 85 नोट्स में आपके कुछ नोट ऐसे हैं जो कि 100 रुपये के हैं और कुछ नोट ऐसे हैं जो कि 50 रुपये के। ठीक है, सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताइए 50 रुपये के टोटल कितने नोट्स होंगे उन 85 नोटों में से। ठीक है, चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिगेशन मेथड से ही करते हैं, है ना। और वैसे तो देखिए बेसिक तरीका तो खैर आप लोग जानते ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, लेकिन हम लोग इसको एलिगेशन से ही करेंगे। तो एलिगेशन से देखिए क्या करना है आपको, जैसे मैं एलिगेशन का जो दूसरा वाला तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल वही मेथड ही आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं ये कहता हूं कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि पूरे के पूरे 85 जो नोट होंगे अगर 50 रुपए के हैं, ठीक है, अगर 85 नोट 50 रुपए के होंगे तो बताइए कुल मिलाकर टोटल कितने रुपए बनेंगे। तो क्या करेंगे, 85 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बताइए अगर 85 को अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 4250 रुपये। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं कि पूरे के पूरे 85 नोट आपके 100 रुपये के हो, तो 100 रुपये के 85 नोट होंगे तो टोटल आपका निकल के कितना आएगा, 8500। ठीक, अब एक बात मेरी सुनना, आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर वैसे मौजूद टोटल कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर टोटल मौजूद आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लगा दीजिए इसमें एलिगेशन। ठीक, अब बताओ कि 8500 में से अगर 5,000 जाता है तो कितना आएगा, 3500 आएगा कि नहीं आएगा। और अगर 5,000 में से 4250 जाता है तो बताइए 5,000 में से 4250 कितना होता है, 750। अब यहाँ से अगर मैं कैंसिल करता हूँ, 0 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किससे जाएगा, तो कुछ नहीं, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई ये दोनों 25 से चले जाएगा। तो ये 25 से कितने बार में, 3 बार में, ये 25 से, तो देखो 25 से कम 25 और फिर ये कितना बचेगा, तो ये आपका बच जाएगा 10 और 10 यानी कि 4 बार में 100। तो अब 14 और 3 का रेशियो आपके पास आ गया। तो अब मेरे को बताइए 14 3 का जो रेशियो आएगा, ये रेशियो किस चीज़ का होगा, ये रेशियो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का। ठीक है, यानी कि अब आप क्या करेंगे कि आप 85 को 14 और 3 के रेशियो में बंटवारा कर देंगे। ठीक है, और जैसा कि हमारे सवाल में आपसे पूछा है कि 50 रुपये के टोटल कितने नोट्स होंगे, तो वहाँ से हमारे पास 50 रुपये के नोट निकल आएंगे। ठीक है, तो 14 और 3 कितना होता है, 17। ठीक, तो 17 जो बराबर है वो 85 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 5 के। 1 अगर 5 के होगा तो बताइए 14 किसके बराबर हो गया, तो 14 हो जाएगा किसके, 70 के। इसका मतलब ये है कि 70 नोट जो हैं वो 50 रुपए की हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए 100 रुपये का निकालना होगा तो वो कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कि इस हिसाब से हमारे इस सवाल का जो सही उत्तर होना चाहिए वो ए ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने बढ़ते हैं अगले सवाल 12 नंबर पे। ठीक है, 12 नंबर सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो कई टॉपिक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है,
तो जो ये 12 नंबर सवाल है, ये 12 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जिसमें कि आप एलिगेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, एलिगेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो देखा जाए तो ये सवाल स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहली चीज़ नोट करने वाली बात क्या है। नोट करने वाली बात यह है कि जब हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पे एलिगेशन लगाएंगे तो भाई किस पे लगेगा, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को इस सवाल का जवाब दें। तो ये बताइए कि जब हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पे लगाते हैं तो मैंने आपको बताया था शुरू की क्लास में, टाइम पे नहीं लगेगा, डिस्टेंस पे नहीं लगेगा, लगेगा किस पे, स्पीड पे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जैसा सवाल में बोला है कि एक आदमी जो है वो 61 किलोमीटर जो है वो 9 घंटे में तय करता है, ठीक है। लेकिन 9 घंटे में 61 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है उसमें से कुछ दूरी को वो साइकिल से और कुछ दूरी को वो पैदल तय करता है, ठीक है। तो सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की, ठीक। अब देखिए, अब उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो देखो कैसे निकालेंगे। आप एक काम करिए, यहाँ पर जो साइकिल से वो दूरी तय करेगा, यहाँ पर मैंने साइकिल लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पैदल यानी कि फुट बाई फुट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब स्पीड डिस्टेंस टाइम में जब लगता है, मैं फिर से एलिगेशन का दूसरा वाला तरीका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वाला तरीका मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो तरीका जो है थोड़ा सा आसान पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बताइए कि वो साइकिल से जब चलता है तो उसकी जो रफ्तार है वो कितनी है। तो साइकिल से चलने की रफ्तार है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जबकि पैदल चलने की रफ्तार कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मेरे को बताइए कि अगर वो व्यक्ति, देखिए उस 9 घंटे में कुछ घंटे वो हैं जो साइकिल से तय करेगा, कुछ घंटे वो हैं जो पैदल तय करेगा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि उस 9 घंटे में साइकिल वाला कितना है और पैदल वाला कितना है, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पर जो निकालना है यही चीज़ निकालना भी है, ठीक है। तो अब देखो निकालेंगे कैसे। आप ये मान के चलिए कि वो पूरा 9 घंटे अगर वो साइकिल से चलता, अगर पूरा 9 घंटे वो साइकिल से चलता, तो ये बताइए 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 9 घंटे साइकिल से चलेगा तो टोटल दूरी तय कितना करता, 81 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर वो पूरी दूरी पैदल तय करता यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय करता, तब बताइए 9 घंटे में कितनी दूरी तय करता, तब वो 36 करता, ठीक है। लेकिन ये बताइए एक्चुअल में कर कितना रहा है, 61, तो 61 को आप बीच में रखो और इसमें लगा दो एलिगेशन, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि 36 और 61 का जो अंतर आएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ, 11 6 यानी कि 5 और 5 में 3 गया 2 यानी कि 25, और 61 और 81 का जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 20 का। अब बताइए 5 के पहाड़े में ये 5 बार में, ये कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये रेशियो जो होगा ये किस चीज़ का रेशियो होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों, आपको यहाँ पर मैंने बता रखा है कि जब यहाँ पर टाइम डिस्टेंस में जब स्पीड पे लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आने वाला रेशियो होगा। अब बताओ कि स्पीड जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड आपका किसके रेस्पेक्ट में होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी कि ये जो आपके पास आ रहा है ये टाइम का रेशियो आता है, ठीक है। कई बच्चे इसको गलती से डिस्टेंस का लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये टाइम का रेशियो है, तो मैं 9 घंटे को 5 और 4 के अनुपात में बांटूंगा तो 5 घंटे और 4 घंटे ही आएगा। यानी कि 5 घंटा भाई साहब ने साइकिल से तय किया और 4 घंटा भाई साहब ने पैदल तय किया, ठीक है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है कि साइकिल से कितनी दूरी तय की, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई साइकिल, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई साइकिल। तो ये बताइए कि 5 घंटा अगर वो साइकिल से तय करता है और साइकिल की रफ्तार 9 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 9 पचे कितना होता है, 45, यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी को उसने
साइकिल से तय किया होगा, है ना। तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का 12 नंबर सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सेम हमारा 13 नंबर सवाल भी है। उम्मीद करता हूं आप उसका मेरे को आंसर बताएंगे। तो 13 नंबर सवाल आप करिए और मेरे को जल्दी से फटाफट उत्तर बताइए उसका, ठीक है। और देखिए कमेंट आप लोग किया करो। कुछ बच्चे हैं हमारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो लगातार वीडियो को देखते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, है ना। मैंने उन बच्चों का नाम भी लिया था, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी मैं नाम लूँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमें बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जिन बच्चों का नाम मैं नहीं ले पाया हूँ तो वो भी नाराज़ ना हो, किसी वीडियो में उनका भी मैं नाम ले लूँगा, ठीक है। कमेंट में हर बच्चे का पढ़ता हूँ फिलहाल। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब 13 नंबर सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है 270 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है, कुछ दूरी कार से और कुछ दूरी ट्रेन से, ठीक है। कार की जो रफ्तार है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो ट्रेन की जो रफ्तार है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि कार के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कार के ट्रेन से मतलब जिससे भी डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है आप उसको निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो सेम देखो वही प्रोसेस है पूरा का पूरा, है ना। और सुनो आप एक काम और कर सकते हैं, जो एलिगेशन लगाने का जो तरीका होता है आप वो तरीका भी इस्तेमाल करके लगा सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एलिगेशन का जो एक्चुअल तरीका है मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, कार है और ट्रेन है, ठीक है। तो एक जगह मैंने लिख लिया कार, दूसरी जगह मैंने लिख लिया ट्रेन, ठीक। अब देखिए कार की रफ्तार कितनी है, तो कार की रफ्तार है 36 और ट्रेन की रफ्तार कितनी है, ट्रेन की रफ्तार है 27, ठीक है। अब देखिए बीच में जो आएगा वो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड आएगा। तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकालने के लिए बताइए टोटल डिस्टेंस यानी कि 270 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी कि कितना, 9 घंटे है। चलो तो अब बताओ कि एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 30। तो आप यहाँ पे बीच में 30 लिख दीजिए, ठीक है। अब जब एलिगेशन लगाएंगे तो 27 और 30 का अंतर 3 होता है, 30 और 36 6, रेशियो आ जाएगा 1 और 2। देखो अब ये 1 और 2 जो रेशियो आया है ये किसका आया है, टाइम का रेशियो आया है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं तो चाहे स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस ऊपर और टाइम नीचे। देखिए बार बार ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 और 2 के रेशियो में आप लोग किसको बांटेंगे, तो टाइम को बांटेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 1 और 2 को टाइम के रिस्पेक्ट में बांटूँ तो जाहिर सी बात है ये 3 घंटा और ये 6 घंटा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि सवाल में आपसे बोला है कि कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है। तो कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो कार का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो कार की रफ्तार थी 36, भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर। और अगर यही आपको निकालना पड़ जाए ट्रेन की तो आप 27 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से, तो आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हमारा जो 13 नंबर सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। तो 14 नंबर सवाल देखिएगा सभी लोग। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि और देखिए आप ये मत समझना कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, तेज़ नहीं है, ठीक है। बस ये है कि बच्चों इतना ज़्यादा तेज़ हो गए हैं कि अगर मैं कम स्पीड रखूँगा तो चीज़ों को उन्हें मज़ा नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़े से दूध में पानी मिलावट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एलिगेशन के अंदर वो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला क्या है 14 नंबर सवाल में कि किस रेशियो में पानी को मिलाना जाना चाहिए, है ना।
जिस दूध में, और जो दूध की जो कॉस्टिंग है वो 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है, ठीक है। और हमें जो मिक्सर जो चाहिए वो 8 रुपये लीटर, ठीक है। हमें जो मिक्सर जो चाहिए वो 8 रुपये लीटर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 12 रुपये लीटर के दूध में कितना पानी मैं मिला दूं, किस अनुपात में पानी मिला दूं जिससे कि मेरा मिक्सर का जो दाम आए वो 8 रुपये लीटर है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जब वो पानी मिलाने की बात करेगा, अगर सवाल में जब तक पानी का दाम ना दिया जाए, यानी कि उसका प्राइस नहीं दिया जाए, तब तक आपको पानी का प्राइस 0 ही लेके चलना है। भाई जाहिर सी बात है, पानी आप तो खरीदोगे तो है नहीं, ठीक है। तो आपको पानी का प्राइस 0 लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं वही चीज़ करने वाला हूँ कि मैंने एक तरफ लिख दिया वाटर, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख दिया मिल्क, ठीक है। भाई जिसको जिसको मिलाना है उसको उसको लिख लिया, ठीक है। अब बताओ कि वाटर का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उसका जो लागत मूल्य है, भाई जाहिर सी बात है खरीदोगे है नहीं तो उसकी तो कोई लागत मूल्य होगी नहीं, ठीक है। जो दूध की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, 12 रुपये। और जब हमने दोनों को आपस में मिलाया तो मिलाने के बाद जो हमारे पास जो प्राइस आना चाहिए वो 8 रुपये होना चाहिए। अब देखो यहाँ से एलिगेशन लगाओ, तो 12 में 8 का कितना बचा, 4, और 8 में 0 गया तो 8। रेशियो आपके पास आ जाएगा 1 और 2, यानी कि हर 2 लीटर दूध में 1 लीटर आपको क्या करना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपके सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी आर्टिकल जिसका प्राइस ना दिया हो, जरूरी नहीं कि पानी हो, ठीक है, कोई अदर चीज़ भी है, अगर उसका प्राइस नहीं दिया गया है तो ध्यान रखिएगा उसका प्राइस आपको 0 ही लेके चलना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। तो 15 नंबर सवाल आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग उसको करते हैं। तो सवाल नंबर 15, 15 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सा ही सवाल है, ठीक है। देखिए आप, मेरी कोशिश यहाँ पर इस चैप्टर में ये कि आपको एलिगेशन मेथड में अच्छे से सिखा दूँ, ठीक है। अभी आगे आने वाले कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आजकल पेपरों में काफ़ी पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा बच्चों को उनको करने में प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 60% बच्चे लड़के हैं और बाकी शेष जो हैं वो लड़कियां हैं, ठीक है। यदि 20% लड़के फेल हो जाते हैं और 65% लड़कियां पास हो जाती हैं, ठीक है। तो बताइए कि टोटल कितने प्रतिशत, पूरे विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं वो पास होंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का अगर बहुत ही शॉर्ट तरीका करूँ तो एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है, लेकिन ये है कि अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, मैं करूँगा आगे एवरेज जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें वो मेथड मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल देखिए मेरा अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको मैं एलिगेशन मेथड अच्छे से सिखा दूँ, ठीक है। तो मैं इसको एलिगेशन से ही करने वाला हूँ। तो अब देखिए सवाल में जो बोला गया है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले तो लड़के और लड़कियों का जितनी संख्या उसका रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो ये बताइए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गर्ल्स और यहाँ पे लिख दिया बॉयज़, ठीक है। विद्यालय में बोला है कि 60% जो विद्यार्थी हैं वो कौन है, वो लड़के हैं। अगर 60% लड़के हैं तो आप मेरे को ये बताइए 40% लड़कियां होंगी, और अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं तो भाई 20 के पहाड़े में 2 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। यानी कि 2 और 3 का रेशियो आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि पास वाले बच्चे कितने हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डाटा पास वाला ही लेके चलेंगे। अब बोला है कि 20% लड़के जो हैं वो फेल हो जाते हैं। आप मेरे को बताओ कि अगर 20% लड़के फेल हो जाते हैं और सवाल ने आपसे पास के बारे में पूछा है तो हमें पास लेके चलना पड़ेगा, यानी कि 80% लड़के पास हो गए, ठीक है।
यहाँ पर, और लड़कियां जो हैं वो 65% है, यानी कि यहाँ पे लड़कियां पढ़ने लिखने वाली नहीं है, देख सकते हो आप लोग, है ना भाई। लड़के 80% पास है और लड़कियां 65, है ना। लड़कियां पढ़ने में मन नहीं लगता इनका। चलिए अब देखो, अक्सर देखा गया कि भाई लड़कों का नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग है। चलिए कोई बात नहीं, समय सबका आता है, लड़के ज़्यादा खुश ना हो, उनका भी समय आएगा। चलिए तो अब बताइए, अब इसने बोला है कि बताइए कि पूरे विद्यालय में, पूरे विद्यालय का मतलब ये है कि लड़के लड़की दोनों मिलाकर, है ना। अब लड़के लड़की दोनों मिलाकर टोटल कितने प्रतिशत बच्चे पास होंगे, अगर ये निकालना है तो आपको इसको x लेके चलना होगा, ठीक है। अब इसमें आपने एलिगेशन लगाना है ना। अब देखिए जब एलिगेशन लगाओगे, यहाँ पर देखो, जब आप एलिगेशन लगाओगे तो बताओ 80 में से x गया तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, x में से 65 गया, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि ये जो रेशियो होता है ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 80 माइनस एक्स और x माइनस 65 बराबर में 2/3, ठीक। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 80 तियाँ हो जाएगा आपका 240 माइनस का 3x बराबर में, और ये कितना हो जाएगा 2x और 65 दूनी 130, ठीक। 3 और 2 हो जाएगा 5x बराबर में। अब बताओ 240 और 130, तो 0 4 3 4 3 7 और 2 1 3, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि x का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 370/5। अब 5 के पहाड़े में 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 चौके 20, यानी कि 74% बच्चे जो हैं पूरे विद्यालय में आपके पास होंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 74% हमने आंसर पा लिया, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कि आपको कैलकुलेशन ना के बराबर करना पड़े, है ना। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए और वो तरीका भी देख लीजिए। हालांकि मैं पहले भी उसके बारे में डिस्कस किया हूँ, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो आगे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मैं उसी तरीके से ही उसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो देखो भाई तरीका क्या है, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बताओ, ये तो आपको पता है ना कि यहाँ पे जो संख्या आएगी 65, यानी छोटी वाली से बड़ी और बड़ी वाली से छोटी संख्या आएगी, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो रेशियो में बंटवारा जो रेशियो आता है ना, वो रेशियो इन दोनों के डिफरेंस में बढ़ता है। मैंने ये बात पहले भी बताई थी। अगर 80 और 65 का मैं आपसे अंतर पूछूं तो 80 और 65 का अंतर कितना होता है, 15, है ना। अगर आप 15 को 2-3 के रेशियो में बंटवारा करो, है ना, 15 को 2-3 के रेशियो में बंटवारा करो तो बताइए कितना कितना हो जाएगा भाई। 2 और 3 5 होता है, 5 15 के बराबर, तो 1 3 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6, और ये कितना हो जाएगा, ये 9, ठीक। अब बताओ कि यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि बड़ी वाली से छोटी संख्या आएगी और छोटी वाली से यहाँ बड़ी संख्या आएगी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि 80 में मैं ऐसी कौन सी संख्या घटाऊं ताकि 6 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 74, और 74 में 65 घटता है तो 9 आता है। तो बताओ आपका आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल का उत्तर जो है बहुत जल्दी निकाल सकते हैं बिना एक्स वगैरह इन सबको सॉल्व किए, ठीक है। नहीं तो ये है कि फिर आपको थोड़ा सा वही एक्स करके सॉल्व करना पड़ेगा और वो आपका टाइम ले लेगा फालतू का, ठीक है। चलिए आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। हम अभी फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 16 नंबर पे। तो 16 नंबर सवाल देखिएगा सभी लोग। तो 16 नंबर सवाल में आपसे जो कह रहा है, आप इसको एक बार पढ़िए पहले ध्यान से, ठीक है, फिर हम लोग 16 नंबर सवाल अपना करते हैं। तो 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि 10,000 रुपये, देखो गर्मी का मौसम शुरू हो गया, आम आना शुरू हो चुके हैं, तो आम का ही सवाल है ये, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 10,000 रुपये प्रति टन की दर से आम खरीदे गए हैं, ठीक है, और कुल आमों का 1/3 हिस्सा
4% के लॉस पर बेचा गया, है ना। और अगर जो फल विक्रेता है, अगर वो ये चाहता है कि उसको पूरे कारोबार में 30% का लाभ हो जाए, तो बाकी के शेष आमों को कितने के हिसाब से बेचे जिससे कि उसका ओवरऑल में 30% का लाभ हो। ठीक, अब जाहिर सी बात है, इन भाई साहब ने 1/3 हिस्सा जो है 4% के हानि पर इन्होंने बेच दिया। तो जाहिर सी बात है, अब जो बाकी का बचा होगा और वो चाहते हैं कि 30% का लाभ भी हो जाए, तो जाहिर सी बात है भाई, उसको क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पे ही बेचना होगा। तो खैर, इस सवाल में आपसे ये पूछा है कि किस दर से बेचें, है ना। दर से बेचने का मतलब उसने सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आपको उसने 10,000 दिया है। ठीक, चलिए कैसे करना है ये जानिए। एक चीज और यहां पर ध्यान देना, ये बताइए कि अगर 1/3 आम ये होगा तो बचा कितना, 2/3। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3 कैंसिल, ये 1 और ये 2। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, यानी कि 1 हिस्सा और 2 हिस्सा। ठीक, अब बताओ कि 1/3 हिस्से को भाई साहब ने 4% हानि पर। कभी भी एक चीज याद रखना कि अगर प्रतिशत में कोई चीज घट रही हो तो घटने को एलिगेशन में माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, अगर बढ़ रहा हो तो उसको प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हानि हो रही है तो हानि में भाई क्या होता है, बढ़ता है घटता है, घटता है, तो इसीलिए मैंने यहां पर माइनस लगा दिया है। ठीक, अब इसने 1/3 हिस्सा को 4% हानि पर, तो बाकी का जो हिस्सा बचेगा, बाकी का हिस्सा जो है वो लाभ पर बेचेगा। कितने लाभ पर वो नहीं पता, तो हमें उसको क्या मानना पड़ेगा, हमें x मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसने ये कहा कि पूरे ओवरऑल यानी कि पूरा दोनों मिलाकर उसको 30% का लाभ चाहिए, तो 30% आपका बीच में आ गया। ठीक है, अब इसमें जब एलिगेशन लगाओगे तो अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, इसमें से इसको घटा के यहां लिखा जाता है और इसमें से इसको घटा के, अब सुनो, ये 30 है प्लस का, अब माइनस का 4। अब बताओ 30 में माइनस का 4 घटाएंगे तो एक्चुअल में ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। और इसी रेशियो में हमारा 1:2 था। ठीक है, अब बताओ x माइनस 30, ठीक है, और बटे में 34 बराबर में 1/2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और 30 दूनी 60 बराबर में ये कितना हो जाएगा, 34। ठीक, अब बताइए 60 और 34 कितना हो गया, 94। तो 2x बराबर में 94, तो x इज इक्वल टू 47%। 47% के प्रॉफिट पे बेचेगा 2/3 भाग को। अगर 47% के लाभ पर 2/3 भाग को बेचना चाहता है, और ये बताइए कि हमारा जो क्रय मूल्य था वो कितना था, वो 10,000 रुपये प्रति टन जो भी था, है ना, प्रति टन जो भी था, है ना। तो ये बताइए कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 47% अगर मैं 10,000 का इसमें जोड़ दूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 14,700 रुपये प्रति टन के हिसाब से शेष आमों को बेचेगा, तब जाके इन भाई साहब को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो वैसे देखो करने की इस क्वेश्चन को और भी तरीके हैं, लेकिन देखो मैंने आपसे बार बार एक ही बात मैं कहूँगा कि मेरा अभी मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एलिगेशन मेथड में अच्छी एक कमांड बनाना, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं सारे क्वेश्चन एलिगेशन से ही करवाऊँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर, तो ये 16 था, अब 17, सवाल नंबर 17 पे। तो सवाल नंबर 17 नंबर सवाल आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग उसको करते हैं। तो 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, है ना, जिसमें कि 20%
मतलब जितना हिस्सा होगा उसके 20% हिस्से को उसने 25 के हानि पर बेचा, और अगर वो बाकी को कितने के लाभ पे बेचे जिससे कि 25%, मतलब सेम बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे ये बताइए। सबसे पहले 20% को बेचा तो 20% ही होगा तो 80% होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 4, यानी कि एक हिस्सा उसने हानि पर बेचा, है ना। एक हिस्सा हानि पर बेचा, कितने हानि पर 25%। तो मैंने अभी बोला था कि जब लॉस होगा यानी हानि होगा तो यहाँ पर माइनस में लिखना, ठीक है। अच्छा, और ये कितने के लाभ पर, तो इसको x के लाभ पर, है ना। तो ओवरऑल में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो ओवरऑल में वो चाहता है कि उसको 25% का लाभ हो जाए, है ना। तो ये बताओ 25% का लाभ हो जाए तो ये 25 बीच में आ जाएगा, ठीक। अब इसमें फिर एलिगेशन लगा दीजिए आप, तो बताओ ये x - 25 हो गया, ठीक है, और 25 ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1 और 4 के बराबर आ गया, ठीक है। तो x - 25 बटे में 50 बराबर में 1/4, तो ये हो जाएगा 4x 25 चौके 100 बराबर में 50, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 150/4, तो यानी x का वैल्यू हो जाएगा कितना, ये 37.5%, यानी कि वो बाकी का जो शेष भाग बचा होगा यानी कि 80% भाग को वो 37.5% के लाभ पर बेचेगा। तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का जो सही उत्तर होगा 17 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और सुनो, आप इस क्वेश्चन को, जैसे पिछला वाला भी था सेम ऐसा ही था, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ये बताओ इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखा जाता है ना, और इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखा जाता है ना। जब आपको ये बात पता है कि ये रेशियो इसके बराबर है तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि 4 जो होता है 4 किसके बराबर होगा 50 के, तो 1 का वैल्यू निकाल लो, 1 के वैल्यू से आपका ये वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू कब आता है जब इसमें से ये माइनस होता है। तो उस तरीके से भी आप इस चीज़ों को कर सकते थे, ठीक है। चलिए आप ट्राई करिएगा, बाकी अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 18 की ओर, ठीक है। तो 18 नंबर सवाल देखिएगा सभी लोग, और सवाल को पढ़ लीजिए अच्छे से। सवाल नंबर 18 ही हमारा, सवाल नंबर 18। तो 18 नंबर सवाल भी आपका प्रॉफिट लॉस का ही सवाल है एक तरह से, ठीक है। मैं आपको सारे वो कंडीशंस बता दूंगा जहाँ जहाँ पे एलिगेशन लगता है, ठीक है, और जिससे कि आपको कभी भी किसी भी पेपर में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब 18 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक किताब और एक कलम खरीदा, ठीक है, और टोटल दोनों मिलाकर 13,000 रुपये में, ठीक। अगर वो ये कह रहा है कि अगर उसने कलम को 20% के लाभ पर बेचा और किताब को 25% के लाभ पर बेचा, ठीक है, तो इस प्रकार से उसे पूरा मिलाकर टोटल 23 सहित 1/13% का लाभ हुआ, ठीक। तो सवाल पूछा है कि बताइए कि किताब का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी कितना होगा। अब देखिए किताब का सीपी अगर आपको निकालना है तो किताब का सीपी निकालने के लिए ये बताओ वो जो 13,000 रुपये है उस 13,000 रुपये में दोनों का कंबाइंड सीपी है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें उस 13,000 में से किताब का सीपी कितना होगा ये बताना है, ठीक। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ये बताइए जब भी प्रॉफिट और लॉस पे जब हम लोग एलिगेशन को लगाते हैं तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ लिख देंगे पेन और दूसरी तरफ लिख देंगे बुक, ठीक। अब पेन का प्रॉफिट कितना है, तो पेन का प्रॉफिट है हमारा 20%, हमने लिख दिया, ठीक है। और हमारे बुक का जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो बुक का प्रॉफिट है 25%, हमने उसको लिख दिया, ठीक है। और ये बताइए ओवरऑल दोनों मिलाकर है हमारा 23 सहित 1/13%, ठीक। अगर मैं इसमें एलिगेशन लगाऊं, है ना। अब देखो इसको माइनस करने में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना, आप सीधा सीधा क्या करिए 25 में 23 गया बचा 2 और 2 में 1/13 गया, है ना। तो भाई 2 में 1/13 गया तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 25/13।
आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 23 में 20 गया, तो 23 में 20 गया तो बचेगा 3, और 13 3 39, 40/13, 13 13 कैंसिल, 5 के पहाड़े में 5 बार में, ये 8 बार में। तो बताओ ये 5 और 8 के रेशियो में हमारा सीपी बटेगा कि नहीं बटेगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, वो किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? सीपी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो 13,000 है, आप लोग इसको किस रेशियो में बांटोगे? 5 और 8 के रेशियो में। तो बताइए, हमसे पूछा किसका प्राइस है? किताब का। तो किताब का यानी कि 5 और 8 13, तो यानी कि इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 5,000 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 8,000 हो गया, है ना। तो हमारा इस हिसाब से भाई 18 नंबर सवाल का जो सही आंसर होना चाहिए हमारे पास किसका? किताब का मूल्य बताना है ना। हाँ, तो किताब का मूल्य बताना है, तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो 8,000 होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए हमारा इस हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर आपसे पेन का पूछे तो पेन का फिर आपका 5,000 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है, सेम प्रॉफिट लॉस का ही सवाल है, ठीक है। तो 19 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि एक बस एजेंसी है और उस बस एजेंसी के पास एक बस एजेंसी है, उस बस एजेंसी के पास टोटल 216 बसें हैं, ठीक है। 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि उसमें से कुछ बसों को 9% लाभ पर और बाकी शेष को 36% लाभ पर बेचा गया, है ना। और पूरी प्रक्रिया में 17% का हमें लाभ हुआ, ठीक है। तो सवाल में पूछा है कि बताइए 36% के लाभ पर 36% के लाभ पर हमने कितनी बसों को बेचा है, ठीक है। अब देखिए सेम प्रोसेस है आपका, है ना। एक तरफ क्या करेंगे, 9% लाभ वाला लिख लेंगे और दूसरी तरफ आपका 36%, और ओवरऑल में प्रॉफिट इन भाई साहब का कितना हुआ है? 17% का, है ना। अब यहाँ पे जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, 36 में 17 का कितना बचेगा? भाई 36 में 17 गया तो कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 19, और 17 में 9 का कितना बचेगा? 8। तो 19 और 8 के रेशियो में 19 और 8 के रेशियो में आप बंटवारा जो करेंगे कितनी बस होगा? 216 बस होगा, है ना। और अगर आप 216 बसों का करते हैं बंटवारा, तो ये बताइए 19 और 8 कितना होता है? 27, ठीक। तो बताओ 27 किसके बराबर हो गया? 216, है ना। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो भाई 216 आपका 27 के पहाड़े में कितने बार में आता है? तो आप अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार में? 8 बार में कटना चाहिए। 27 8 8 7 56, 8 दूनी 16 5 21, ठीक है, 8 बार में। तो 1 बराबर 8। अब बताओ कि आपको जो निकालना है कौन सा? 36% लाभ पर, हाँ 36% लाभ पर। तो 36% लाभ पर तो 1 8 के बराबर, तो 8 किसके बराबर? 64 के बराबर। यानी कि हमने 64 बसों को 36% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो यानी कि इस हिसाब से हमारा जो 19 नंबर सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने बढ़ते हैं अगले सवाल 20 नंबर की ओर, ठीक है। तो सवाल नंबर 20, तो 20 नंबर सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है वो भी। इस तरह के सवाल आपसे पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं, है ना, हमेशा इसे करके आएंगे, और मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि 16 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 42 रुपये प्रति किलो है, इसमें 36 किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को 44 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो, ठीक है। चलिए अब देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये बताइए, ये जो 36 रुपये प्रति किलो है ना, 36 रुपये प्रति किलो है, ये भी चीनी का दाम है, ठीक है।
ये एक चीनी है उसका दाम है, एक दूसरी चीनी है, वो जो दूसरी चीनी है उसका दाम है 42 रुपये किलो, और वो कितने किलो है, वो 16 किलो है। ठीक है, हमने दोनों को आपस में मिलाया और आपस में मिलाने के बाद उसको 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, और बेचने पर हमें 10% का लाभ हुआ। तो हमें यही बताना है कि हमारी जो 36 किलो वाली चीनी हमने कितनी मिलाई होगी। ठीक है, अब देखिए 36 वाली का हमें नहीं पता कि हमने कितना मिलाया, तो मैंने x मान लिया है ना, 36 रुपये प्रति किलो, और दूसरी जो है वो 16 किलो है, हमें उसका 42 रुपये दाम दिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ, सवाल ये कह रहा है कि अगर हमने मिक्सर को मिलाकर 44 रुपये के हिसाब से बेचा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से सुनना मेरी, ये बताओ, ये जो 36 रुपये किलो है ये क्या है, ये आपका सीपी है, और ये जो 42 रुपये किलो है ये क्या है, ये भी आपका सीपी है ना। एलिगेशन मेथड में मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी कि अगर ये सीपी है और ये सीपी है तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए, तीनों जगह की यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये बताओ कि वो जो 44 रुपये है वो क्या है, वो मिक्सर का प्राइस है, लेकिन वो कौन सा प्राइस है, वो सीपी नहीं है, वो क्या है, वो सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको उस 44 रुपये से आपको सीपी निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट परसेंट 10% दिया है, 10% मतलब 1/10, तो ये आपका सीपी और ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट। तो आपका एसपी हो जाएगा 11, 11 बराबर 44, तो 1 किसके 4 के, 1 4 के, तो 10 किसके 40 के, यानी कि 40 रुपये जो है आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब एलिगेशन लगाएंगे तो 42 और 40 का अंतर 2, और 40 और 36 का अंतर 4, तो रेशियो आ गया 1 और 2 का। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 किलो होगा तो ये 1 किलो होगा, लेकिन ये बताओ ये कितना किलो है, 16 किलो, तो यानी कि जस्ट इसका आधा ये होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 8 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 20 नंबर जो सवाल का उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हमारा जो 21 नंबर जो सवाल है वो भी इसी के जैसा है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग करते हैं। किस नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2 तरह की दाल, सेम जैसा आप लोगों ने 20 वाला किया है ना, एकदम वैसा ही किया है, बिल्कुल वैसा ही है ये भी। ठीक है, तो करते हैं इसको फिर। देखिएगा, सबसे पहले बताइए कि जो यहाँ पर जो 20 रुपये है उसका हमें पूछा गया है, तो उसको x मान लिया, और जो वो दिया है वो 102 रुपये दी, 102 क्विंटल दी है। ठीक है, और ये जो है 20 रुपये क्विंटल है, और दूसरी वाली दाल कितना है भाई, ये 26 रुपये क्विंटल है। ठीक है, और जब हमने दोनों को आपस में मिलाया तो 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जा रहा है, जिसमें कि 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो भाई सीपी निकालोगे आप, तो बताओ 25% 1/4, 5 बराबर कितना, 30 दिया है आपको, 30 दिया ना, हाँ ठीक है, तो 1 बराबर हो गया 6, तो 4 बराबर कितना हो गया 24। तो जब आप एलिगेशन लगाओगे तो 26 और 24 का अंतर 2, और 24 और 20 का अंतर 4, तो रेशियो 1 और 2, यानी कि ये इसका ठीक आधा होगा, तो ये 102 होगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 51 क्विंटल, है ना। तो इस हिसाब से आपके 21 नंबर सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल पे, और 22 नंबर सवाल पे आते हैं। 22 नंबर सवाल का उत्तर चाहता हूँ कि आप मेरे को दें, है ना। वैसे तो देखा जाए वैसा ही है, इसमें बस ये है कि आपसे क्वांटिटी ना पूछ के आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, बस यही अंतर है, इतना ही, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है कि बताओ कि 60 रुपये किलो वाला एक चावल और एक चावल 42 रुपये किलो वाला है, लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को किस रेशो में मिलाना चाहिए जिससे कि पूरे मिश्रण को 56 रुपये में बेचकर 12% का लाभ हुआ। ठीक है,
तो ये बताओ कि 12% का अगर उसने लाभ बोला है ना, तो आप एक चीज़ मेरे को बताओ, जब आप इसका सीपी निकालोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, 56 बटे में 112 इंटू 100, 56 के पहाड़े में 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब एलिगेशन लगाओगे तो 52 और 50 का अंतर 8, और 50 और 60 का अंतर 10, और 2 के पहाड़े में 4 और ये 5 बार में। तो 4 और 5 के रेशो में, 4 और 5 के अनुपात में जब हम लोग इन दोनों प्रकार के चीनी को मिलाएंगे तब जाके हमें 12% का लाभ होगा, जब हम लोग इसको 56 रुपये के हिसाब से बेचेंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का जो सही उत्तर होगा 22 नंबर का, वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।